जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब बनना। जी हां दोस्तों, इससे पीछे के लाइव सेशन में हम लोगों ने समतल दर्पण में प्रतिबिंब किस तरह से बनता है और साथ ही साथ समतल दर्पण द्वारा जो बने हुए प्रतिबिंब होते हैं उसकी क्या विशेषता होती है इसको डिस्कस करा था। दोस्तों आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब किस तरह से बनता है और गोलीय दर्पण द्वारा बने हुए प्रतिबिंब की क्या विशेषता होती है इसको डिस्कस करेंगे। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि अगर आप में से कोई मित्र बचे हुए समय में साइंस को कंप्लीट रिवाइज करना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ इस अर्जुना बायो बैच में और लक्ष्य फिजिक्स केमिस्ट्री बैच में। दोस्तों इस बैच से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। मेरे मित्र, गोलीय दर्पण में सीधे सीधे प्रतिबिंब बनाना सीखने से पहले हम लोगों को गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ बेसिक बातों को समझना होगा, जैसे कि गोलीय दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण के कितने प्रकार होते हैं, गोलीय दर्पण की संरचना कैसी होती है, गोलीय दर्पण का मुख्य भाग क्या होता है, गोलीय दर्पण के लिए हम लोग रे डायग्राम क्या लेते हैं और तब जा करके अगर हम लोग प्रतिबिंब बनाएंगे तो मेरे ख्याल से चीज़ें आपको आसानी से समझ में आएगी। तो आइए पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ बेसिक बातों को, फिर हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि इसमें प्रतिबिंब कैसे बनता है। मेरे मित्र, जब हम लोग गोलीय दर्पण से संबंधित बेसिक बातों की बात करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि गोलीय दर्पण क्या होता है। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जब भी बात की जाएगी कि गोलीय दर्पण क्या होता है तो आप सभी क्या कहेंगे, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी गोलीय दर्पण को हम लोग इंग्लिश में एस्फेरिकल मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्फेरिकल मिरर कहते हैं। और बड़ा ही सरल सा चीज़ है, आप सभी याद रखना कि गोलीय दर्पण जो होता है वो किसी खोखले गोले का एक हिस्सा होता है या फिर एक भाग होता है। और आप चाहें तो इस चीज़ को नोट भी कर सकते हैं। क्या नोट कर सकते हैं? कि ये किसी खोखले गोले का, ये किसी खोखले गोले का, खोखले गोले का एक भाग होता है, एक भाग होता है या फिर हिस्सा होता है। अब आप कहेंगे कि सर ये बताओ कि गोलीय दर्पण के कितने प्रकार होते हैं, यानी कि गोलीय दर्पण कितने टाइप के होते हैं। तो नो डाउट ये चीज़ आप सभी को मालूम होगा कि गोलीय दर्पण जो है वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? तो आप सभी कहते हैं कि गुरुजी पहला होता है अवतल दर्पण। पहला अवतल दर्पण, जिसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? कॉनकेव मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉनकेव मिरर। और दूसरा होता है आपका उत्तल दर्पण, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसी को हम लोग इंग्लिश में कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। अब सवाल यहाँ पे ये है कि गुरुजी गोलीय दर्पण की संरचना को हम लोग कैसे समझेंगे? मेरे मित्र आसानी से समझ सकते हैं। जब आप ये कह रहे हैं कि गोलीय दर्पण जो है ये किसी खोखले गोले का एक हिस्सा होता है तो जाहिर सी बात है कि गोलीय दर्पण की संरचना को समझने के लिए हम लोग को यहाँ पे एक खोखला गोला का डायग्राम बनाना होगा। हम लोग क्या करते हैं? एक खोखला गोला बना लेते हैं। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी ये एक स्फीयर है। क्या है? गोला है। साथ ही साथ आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी ये वाला जो पॉइंट होगा गोला का वो क्या कहलाएगा? केंद्र बिंदु कहलाएगा, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? सेंटर पॉइंट कहते हैं। और इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे? सी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग यहाँ पे केंद्र के बीचों बीच एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। क्या करते हैं? केंद्र के बीचों बीच एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। साथ ही साथ आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी अगर इस केंद्र से गोला के परिधि पर एक लंब डाला जाए, अगर इस गोले के केंद्र से गोला के पूरे परिधि पे एक लंब डाला जाए तो ये लंब क्या हो जाएगा? आप कहेंगे कि गुरुजी ये त्रिज्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? त्रिज्या हो जाएगा। साथ ही साथ आप कहेंगे कि सर हम लोग तो दर्पण पढ़ रहे हैं और कहाँ आप ज्योमेट्री पढ़ा रहे हैं। मेरे मित्र हम लोग दर्पण ही पढ़ रहे हैं, लेकिन ये कुछ पोर्शन आपको समझना होता है। अब हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अब हम लोग यहाँ पे इस गोला को दो बराबर भाग में बांट ले रहे हैं। मान लीजिए कि ये आपका दो बराबर भाग है। ध्यान देंगे कि यहाँ पे अब हम लोगों को क्या करना होगा? तो अब हम लोगों को यहाँ पे इस वाले पोर्शन को बाहर से रसदित कर देना होगा, यानी कि बाहर से पेंट कर देना होगा या फिर कलई कर देना होगा। और इस वाले पोर्शन को हम लोगों को अंदर से कलई या रसदित कर देना होगा। ध्यान दीजिएगा कि आप क्या देख रहे हैं कि आपने इस वाले पोर्शन को जो है वो बाहर से रसदित किया है, कलई किया है, और इस वाले पोर्शन को अंदर से किया है। आप कहेंगे कि सर ये तो हम समझ रहे हैं कि ये दोनों ही गोलीय दर्पण के प्रकार हैं, लेकिन इसमें हम किसको अवतल कहेंगे और किसको उत्तल कहेंगे? मेरे मित्र आसानी से समझ सकते हैं। आप सभी ध्यान देंगे कि आप क्या देख रहे हैं कि इस वाले भाग में आपने कलई या रसदित जो है वो कहाँ से किया है? बाहर से किया है।
तो जाहिर सी बात है कि परावर्तन की प्रक्रिया कहाँ से होगी, तो गुरुजी परावर्तन की प्रक्रिया इसके अंदर वाले भाग से होगी, यानी कि अंदर वाला भाग क्या कहलाएगा, आप कहेंगे परावर्तक सतह कहलाएगा, रिफ्लेक्टेड सरफेस कहलाएगा। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि वैसा गोलीय दर्पण जिसका बाहर वाला भाग रजदित हो, वैसा गोलीय दर्पण जिसका बाहर वाला भाग रजदित हो और परावर्तन की प्रक्रिया उसके अंदर वाले भाग से हो रहा हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, अवतल दर्पण कहेंगे, यानी कि कॉन्केव मिरर कहेंगे। यानी कि आपका जो ये वाला पोर्शन है ये क्या कहलाएगा, आप कहेंगे अवतल दर्पण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अवतल दर्पण कहलाएगा, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इसी को हम लोग इंग्लिश में कॉन्केव मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉन्केव मिरर कहते हैं। साथ ही आप सभी क्या देख रहे हैं, आप सभी देख रहे हैं कि गुरुजी इस वाले पोर्शन में कलई या रजदित जो है वो अंदर वाला भाग किया हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि परावर्तन की प्रक्रिया इसके बाहर वाले भाग से होगी। बिल्कुल सर। और आप सभी ध्यान में रखेंगे कि वैसा गोलीय दर्पण जिसका आंतरिक भाग रजदित किया हुआ हो, वैसा गोलीय दर्पण जिसका आंतरिक भाग रजदित किया हुआ हो और परावर्तन की प्रक्रिया उसके बाहरी सतह से हो, इस प्रकार के गोलीय दर्पण को हम लोग क्या कहते हैं, आप कहेंगे उत्तल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। आप कहेंगे कि सर इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला पोर्शन जो है ये अवतल दर्पण कहलाएगा और ये वाला जो पोर्शन है ये उत्तल दर्पण कहलाएगा। और अब हमसे कोई ये पूछेगा कि अवतल दर्पण क्या होता है, तो हम लोग सरल शब्दों में कहेंगे वैसा गोलीय दर्पण जिसका बाहरी सतह क्या हो, रजदित हो और परावर्तन की प्रक्रिया अंदर वाले सतह से होता है, उस प्रकार के गोलीय दर्पण को क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। और जब हमसे कोई पूछेगा कि उत्तल दर्पण क्या होता है, तो सरल शब्दों में कहेंगे ऐसा गोलीय दर्पण जिसका आंतरिक भाग रजदित हो और परावर्तन की प्रक्रिया उसके बाहरी सतह से हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण यानी कि कॉन्वेक्स मिरर कहेंगे। आप कहेंगे चलो सर इसको तो हमने समझ लिया, लेकिन ये बताओ कि जब आपने यहाँ पे गोला बनाया हुआ था तब आपने बोला कि अगर गोला के केंद्र से गोला के परिधि पे लंब डाला जाए तो उसको त्रिज्या बोला जाएगा। ये बात तो बिल्कुल ही सही है, लेकिन यहाँ पे आपने इस गोला को दो बराबर भाग में बांट दिया और साथ ही आप इस वाले पोर्शन को कह रहे हो कि ये दर्पण का परावर्तक सतह है। ये हमारा जो त्रिज्या है इसका कोई और नाम होगा या फिर त्रिज्या ही रह जाएगा। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि यही त्रिज्या आपका दर्पण में किस नाम से आ जाता है, तो वक्रता त्रिज्या के नाम से आ जाता है। किस नाम से आ जाता है, वक्रता त्रिज्या के नाम से आ जाता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसी को हम लोग इंग्लिश में रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। इंग्लिश में रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो आप ये चीज भी ध्यान में रखेंगे। क्या ध्यान में रखेंगे कि गोले का जो त्रिज्या होता है वही दर्पण का क्या कहलाता है, तो वक्रता त्रिज्या यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है। साथ ही आप सभी कहेंगे कि सर ये बताओ कि इस दोनों ही दर्पण का जो ये मिड वाला पॉइंट है ये क्या कहलाएगा, तो ध्यान में रखेंगे ये दर्पण का ध्रुव कहलाता है। तो सर ये भी क्या हो जाएगा, दर्पण का ध्रुव ही हो जाएगा। ध्यान में रखेंगे कि ध्रुव को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो सर इंग्लिश में इसको पोल बोलते हैं और यहाँ पे भी आप एरो लगा करके पोल लिख सकते हैं। आप कहेंगे कि चलो सर दर्पण का वक्रता त्रिज्या भी हमने समझ लिया और साथ ही साथ ध्रुव को भी हमने समझ लिया। जब भी हमसे कोई पूछेगा कि गोलीय दर्पण का ध्रुव क्या होता है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि गोलीय दर्पण का जो मध्य वाला बिंदु होता है वही क्या कहलाता है, गोलीय दर्पण का ध्रुव कहलाता है, पोल कहलाता है। लेकिन ये बताओ कि अगर हम यहाँ से इस वाले लाइन को भी दो बराबर भाग में बांट लें तो दोनों ही दर्पण में क्या चला जाएगा, सी चला जाएगा। तो ये P और C क्या कहलाएगा, तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि गोलीय दर्पण में गोलीय दर्पण के ध्रुव से लेकर के गोलीय दर्पण के ध्रुव से लेकर के ये जो आपका वक्रता केंद्र तक की दूरी है, गोलीय दर्पण में ध्रुव से लेकर के वक्रता केंद्र तक की जो दूरी है इसी को क्या बोला जाता है, प्रधान अक्ष बोला जाता है या फिर मुख्य अक्ष बोला जाता है और इंग्लिश में क्या बोला जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि गुरुजी ये जो PC है ये दर्पण का क्या है, तो आप सभी याद रखेंगे कि ये दर्पण का मुख्य अक्ष है। क्या है, मुख्य अक्ष, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष भी कहते हैं और इंग्लिश में इसी को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस भी लिखते हैं। तो आप चाहें तो प्रिंसिपल एक्सिस भी बोल सकते हैं, आपके सुविधा के ऊपर डिपेंड है। आप कहेंगे कि क्या सर ये अवतल दर्पण के लिए ही मुख्य अक्ष होगा, उत्तल दर्पण के लिए नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर। जब हम कह रहे हैं कि गोलीय दर्पण जो है वो किसी खोखले गोले का एक हिस्सा होता है और यहाँ पे जो हमने दो दर्पण में इसको डिवाइड करा है तो वो गोला को दो बराबर भाग में हमने बांटा है, तो जाहिर सी बात है कि जो पार्ट आपका अवतल दर्पण के लिए होगा वही सेम पार्ट उत्तल दर्पण के लिए भी होगा। और आप ये भी कह सकते हैं कि उत्तल दर्पण में भी जो P से लेकर के C तक की दूरी होगी वो क्या कहलाएगा, मुख्य अक्ष कहलाएगा, यानी कि प्रधान अक्ष कहलाएगा, जिसको आप क्या कह सकते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कह सकते हैं।
अगर आप इस दोनों ही दर्पण को अलग करके देखने की कोशिश करेंगे तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए कि ये हमारा क्या है, एक अवतल दर्पण है, इसका हम एक प्यारा सा नाम दे देते हैं एम और एम डैश। तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी इसका मुख अक्ष भी होगा, ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा, दर्पण का ध्रुव कहलाएगा, और साथ ही साथ ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा, तो गुरुजी दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाएगा, और ये पूरा पीसी क्या कहलाएगा, आप कहेंगे पूरा पीसी जो है वो प्रधान अक्ष कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रधान अक्ष कहलाएगा। और साथ ही इसी तरह अगर आप उत्तल दर्पण के लिए बात करेंगे तो आप कहेंगे सर कुछ नहीं है, अंदर से रसदित कर देंगे और साथ ही एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा, हमारा उत्तल दर्पण का ध्रुव कहलाएगा, और ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा, उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाएगा, और P से लेकर के C तक की जो दूरी होगी ये क्या कहलाएगा, आप कहेंगे प्रधान अक्ष कहलाएगा, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगा। आप कहेंगे सर इसका कंसेप्ट तो हमको क्लियर हो गया, लेकिन ये बताओ कि इस दोनों ही दर्पण में फोकस बिंदु क्या होता है, तो आइए उसको भी डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप कुछ नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इन सभी चीजों को नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं गोलीय दर्पण में फोकस बिंदु की। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे, यहाँ पे मैंने लिखा है गोलीय दर्पण में फोकस बिंदु, तो आप सभी समझ जाना कि गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे हम लोग फोकस बिंदु की चर्चा अवतल दर्पण के लिए भी करेंगे और उत्तल दर्पण के लिए भी करेंगे। पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं अवतल दर्पण में फोकस बिंदु की। अवतल दर्पण में फोकस बिंदु की मेरे मित्र इस चीज को समझना बड़ा ही आसान है, बस आप सभी थोड़ा सा बोर्ड पे कंसंट्रेट कीजिएगा, सारी चीजें आपको आसानी से समझ आ जाएगी। ध्यान में रखेंगे कि अवतल दर्पण में फोकस बिंदु क्या होता है, इस चीज को समझने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, तो अवतल दर्पण का डायग्राम बनाना होगा। तो थोड़ा देर के लिए हम लोग मान लेते हैं ये हम लोग का क्या है, एक अवतल दर्पण है। तो इसका बाहर वाला भाग क्या होगा, आप कहेंगे सर कलई या रसदित किया हुआ होगा, और इसको हम लोग एक नाम भी दे देते हैं एम और एम डैश। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी जब ये अवतल दर्पण है इसका क्या होगा, अपना एक मुख अक्ष भी होगा या फिर प्रधान अक्ष भी होगा, और साथ ही आप क्या कहेंगे कि गुरुजी ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा, P कहलाएगा, और ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र कहलाएगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। अब सवाल यहाँ पे ये है कि इसमें फोकस बिंदु कहाँ पे होगा। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि गोलीय दर्पण में अगर प्रकाश की किरणें मुख अक्ष के समांतर जाती है, गोलीय दर्पण में अगर प्रकाश की किरणें मुख अक्ष के समांतर जाती है तो वो परावर्तन के बाद मुख अक्ष के जिस बिंदु से होकर के गुजर जाती है उसी बिंदु को गोलीय दर्पण का क्या कहा जाता है, फोकस बिंदु कहा जाता है, फोकस पॉइंट कहा जाता है। आप कहेंगे सर हम नहीं समझे, कोई बात नहीं है, ध्यान देंगे। मैंने आपको पहले बोला कि गोलीय दर्पण में मुख अक्ष के समांतर अगर कोई प्रकाश की किरणें जाती है तो जाहिर सी बात है कि अवतल दर्पण आपका क्या है, एक प्रकार का गोलीय दर्पण है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि एक प्रकाश की किरण अवतल दर्पण के मुख अक्ष के समांतर ले लेते हैं। ये आपका प्रकाश की किरण क्या है, तो आप कहेंगे सर ये मुख अक्ष के समांतर है। अच्छा क्या होगा यहाँ पे, तो गुरुजी परावर्तन की प्रक्रिया होगी। जब परावर्तन होगा तो आप क्या कहेंगे कि सर ये प्रकाश की किरणें जो है ये परावर्तित होकर के मुख अक्ष के इस वाले पॉइंट से होकर के गुजर जाएगी। ठीक इसी तरह का अगर हम लोग एक रे नीचे से ले ले तो क्या कहेंगे, आप कहेंगे सर ये भी अवतल दर्पण के मुख अक्ष के समांतर है। तो जाहिर सी बात है कि परावर्तन के बाद ये क्या होगा, तो ये मुख अक्ष के बिंदु से होकर के गुजर जाएगा। किस बिंदु से, तो सर इसी बिंदु से होकर के गुजर जाएगा। और ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे परावर्तन के बाद जो आपका मुख अक्ष के बिंदु से होकर के परावर्तित किरणें गुजर रही है, इसी बिंदु को क्या बोला जाता है, फोकस पॉइंट बोला जाता है, यानी कि फोकस बिंदु बोला जाता है। और इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, F से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि अवतल दर्पण में फोकस बिंदु क्या होता है, तो आप सरल शब्दों में क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि अवतल दर्पण के मुख अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें, क्या कहेंगे, अवतल दर्पण के मुख अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन होने के बाद मुख अक्ष के जिस बिंदु से होकर के गुजर जाती है उसी बिंदु को क्या कहा जाता है, अवतल दर्पण का फोकस बिंदु कहा जाता है। और हमेशा ध्यान में रखिएगा कि अगर कोई प्रकाश की किरणें दर्पण के मुख अक्ष के समांतर होगा तो वो कहां से गुजरेगा, तो दर्पण के फोकस बिंदु से होकर के गुजर जाएगा। आप कहेंगे चलो सर इसको तो हमने समझ लिया, लेकिन ये बताओ कि उत्तल दर्पण में फोकस बिंदु क्या होता है। तो मेरे मित्र इसको भी आप आसानी से समझ सकते हैं। उत्तल दर्पण में फोकस बिंदु क्या होता है इसको भी आप आसानी से समझ सकते हैं। इसके लिए भी क्या करना होगा, तो आपको एक डायग्राम बनाना होगा। किसका डायग्राम बनाना होगा, उत्तल दर्पण का बनाना होगा। तो मान लीजिए कि ये आपका क्या है, एक उत्तल दर्पण है जिसका अंदर वाला भाग क्या होगा, आप कहेंगे कि गुरुजी कलई या रसदित किया हुआ रहेगा।
आप क्या कहेंगे कि सर ये वाला पार्ट जो है इसका क्या कहलाएगा, परावर्तक सतह कहलाएगा। क्यों? क्योंकि परावर्तन की प्रक्रिया इसके बाहरी सतह से होती है। मान लेते हैं सर ये क्या है, तो इसका मुख अक्ष है यानी कि प्रधान अक्ष है। ध्यान देंगे कि ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर P हो जाएगा, और साथ ही साथ इधर वाला पॉइंट क्या होगा, तो आप कहेंगे सर ये वक्रता केंद्र हो जाएगा यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। ध्यान देंगे कि मैंने आपको क्या बताया कि अगर गोलीय दर्पण में कोई प्रकाश की किरणें मुख अक्ष के समांतर होती है तो सर वो क्या होता है, तो परावर्तन होने के बाद मुख अक्ष के जिस बिंदु से होकर के गुजरता है वही क्या कहलाता है, तो फोकस बिंदु कहलाता है। लेकिन आप सभी ध्यान में रखेंगे उत्तल दर्पण के केस में ये मुख अक्ष के किसी बिंदु से गुजरता नहीं है, गुजरता हुआ प्रतीत होता है, और उसको हम लोग क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण का फोकस बिंदु कहते हैं। आप कहेंगे कैसे, तो ध्यान देंगे जैसे ये अगर आपका उत्तल दर्पण का मुख अक्ष है तो जाहिर सी बात है कि ये वाला आपका कोई प्रकाश की किरण होगा और इस डायरेक्शन में जाएगा, तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी ये तो मुख अक्ष के समांतर जा रही है। ध्यान देंगे कि परावर्तन के बाद क्या हो जाएगा, तो सर ये इधर परावर्तित हो जाएगा। अच्छा, आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये वाला जो आपका परावर्तित रे है ये दर्पण के पीछे किसी बिंदु से आ रहा है? आप कहेंगे बिल्कुल सर, और ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे मुख अक्ष के समांतर जाती हुई किरणें परावर्तन के बाद आपको ऐसा लग रहा है कि वो मुख अक्ष के किसी बिंदु से आ रहा है, और यही बिंदु आपका क्या होता है, यही बिंदु उत्तल दर्पण के लिए फोकस बिंदु हो जाता है, या फिर इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस पॉइंट कहते हैं। और साथ ही अगर इसी तरह का डायग्राम आप नीचे से कोई मुख अक्ष के समांतर आपतित किरण को लेकर के बनाएंगे तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी अगर ये मुख अक्ष के समांतर जाएगा तो क्या होगा, तो सर ये इस डायरेक्शन में परावर्तित हो जाएगा। और आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये जो परावर्तित किरण है ये कहीं ना कहीं दर्पण के पीछे किसी बिंदु से आ रही है। और ध्यान में रखेंगे कि दर्पण के पीछे जिस बिंदु से ये आ रही है उसी बिंदु को क्या बोला जाता है, उत्तल दर्पण का फोकस बिंदु बोला जाता है। तो ये वाला आपका क्या है, अवतल दर्पण का फोकस बिंदु है, और ये वाला क्या है, तो आप कहेंगे सर उत्तल दर्पण का फोकस बिंदु है। तो आप सभी हमेशा ध्यान में रखेंगे जब भी आपसे पूछा जाएगा कि अवतल दर्पण में फोकस बिंदु क्या होता है, तो आप कहेंगे अवतल दर्पण के मुख अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद मुख अक्ष के जिस बिंदु से होकर के गुजर जाती है उसी बिंदु को हम लोग फोकस पॉइंट कहते हैं। और जब बात की जाएगी उत्तल दर्पण के फोकस बिंदु की, तो आप कहेंगे उत्तल दर्पण के मुख अक्ष के समांतर आती हुई किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, या परावर्तन के बाद मुख अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है वही बिंदु क्या कहलाता है, उत्तल दर्पण के लिए फोकस पॉइंट कहलाता है, यानी कि फोकस बिंदु कहलाता है। फिर मित्र साथ ही आप सभी यहाँ पे एक और चीज ऑब्जर्व कर रहे होंगे, क्या कि यहाँ पे अगर मुख अक्ष के समांतर आती हुई किरणें हैं तो ये क्या हो रहा है, तो दर्पण के सर मुख अक्ष के किसी एक बिंदु पर केंद्रित हो रहा है। क्या देख रहे हैं कि आपके अवतल दर्पण में जब मुख अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें जा रही है तो किसी एक बिंदु पर क्या हो रहा है सर, केंद्रित हो जा रहा है, और वो बिंदु इसका क्या कहला रहा है, फोकस बिंदु कहला रहा है। और ये हर एक अवतल दर्पण का नेचर होता है कि अगर उसके मुख अक्ष के समांतर कोई भी प्रकाश की किरणें जाएगी तो वो उसको क्या करेगा, एक बिंदु पर केंद्रित कर देगा। और इसीलिए अवतल दर्पण को क्या बोला जाता है, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण बोला जाता है। अवतल दर्पण को क्या बोला जाता है, अभिसारी दर्पण बोला जाता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। तो आप सभी हमेशा ध्यान में रखेंगे कि अवतल दर्पण को हम लोग कन्वर्जिंग मिरर इसीलिए बोलते हैं, अभिसारी दर्पण इसीलिए बोलते हैं कि ये मुख अक्ष के समांतर आते हुए प्रकाश की किरणों को क्या करता है, एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है। और साथ ही ध्यान में रखेंगे यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि उत्तल दर्पण में मुख अक्ष के समांतर जो प्रकाश की किरणें जा रही है वो ऐसा नहीं लग रहा है कि आपका ये फैल जा रहा है। क्या हो रहा है, ये फैल जा रहा है, यानी कि ये ऐसे जा रही है लेकिन परावर्तन के बाद फिर इधर आ रही है। ये यहाँ पे ऐसे जा रही है लेकिन परावर्तन के बाद फिर क्या हो रहा है सर, इधर आ रही है। मतलब क्या कि यहाँ पे लग रहा है कि प्रकाश की किरणें फैल जा रही है, जबकि यहाँ पे प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर केंद्रित हो जा रही है। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे जो प्रकाश की किरणें फैल जा रही है इसको हम लोग क्या कहते हैं, अपसरित होना कहते हैं, यानी कि फैलना कहते हैं। और इसीलिए उत्तल दर्पण को हम लोग क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण को हम लोग अपसारी दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं, अपसारी दर्पण कहते हैं, और इंग्लिश में इसी को हम लोग डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। तो अगर आपसे कोई ये पूछेगा कि ये बताओ कि उत्तल दर्पण को हम डाइवर्जिंग मिरर यानी कि अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं, तो आप सभी क्या कहेंगे कि उत्तल दर्पण में अगर कोई प्रकाश की किरणें मुख अक्ष के समांतर जाती है तो वो चारों तरफ फैल जाती है, इसीलिए उत्तल दर्पण को क्या बोला जाता है, अपसारी दर्पण बोला जाता है, डाइवर्जिंग मिरर बोला जाता है। जबकि अवतल दर्पण में प्रकाश की किरणें अगर मुख अक्ष के समांतर आती है तो वो एक बिंदु पर जाकर के केंद्रित हो जाती है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, अभिसारी दर्पण बोला जाता है। आप कहेंगे चलो सर इसको भी हमने समझ लिया।
मेरे मित्र यहाँ पे अब आपको प्रतिबिंब इसमें कैसे बनता है इस चीज को सीखने के लिए कुछ किरण आरेख को समझना होगा, रे डायग्राम को समझना होगा, ताकि जब आप प्रतिबिंब बनाएंगे तो वो चीज आपको आसानी से समझ में आएगा। तो आइए अब हम लोग बात कर लेते हैं गोलीय दर्पण में किरण आरेख की, रे डायग्राम की, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसमें प्रतिबिंब कैसे बनता है। लेकिन उससे पहले अगर आप कुछ नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इन सभी चीजों को नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब बनने के लिए किरण आरेख की। ध्यान में रखिएगा कि किरण आरेख को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, रे डायग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं, रे डायग्राम कहते हैं। आप सभी कहेंगे कि सर प्रतिबिंब बनाने के लिए ये रे डायग्राम सीखने की क्या जरूरत है। मेरे मित्र बहुत ही ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जब आप प्रतिबिंब बनाते हैं तो वहां पे आप दो प्रकाश की किरण को लेकर के बनाते हैं। तो ये सेलेक्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कौन सा दो प्रकाश की किरण लेंगे। लेकिन अगर आपके पास रे डायग्राम का सही कंसेप्ट रहेगा तो आप आसानी से सेलेक्ट कर सकते हैं कि उस स्थिति में कौन सा दो प्रकाश की किरण लिया जा सकता है, ताकि आपका जो प्रतिबिंब है वो सही पोजीशन पे बने। ध्यान में रखिएगा कि गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब के बनने के लिए हम लोगों को कितना रे डायग्राम पढ़ना होता है, 4 रे डायग्राम पढ़ना होता है। कौन कौन सा? तो पहला होता है मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें, दूसरा होता है फोकस की दिशा में आपतित किरणें, तीसरा होता है वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरणें, और चौथा होता है ध्रुव के दिशा में आपतित किरणें। आप कहेंगे सर ये होता क्या है? बड़ा ही सरल सा चीज है। ध्यान देंगे, अभी जस्ट आप सबों ने डिस्कस करा है कि चाहे आपका दर्पण अवतल हो या उत्तल हो, अगर उसमें कोई भी प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो क्या होगा? आप कहेंगे सर अवतल दर्पण होगा तो फोकस से होकर के गुजर जाएगी, उत्तल दर्पण होगा तो फोकस से आता हुआ प्रतीत होगा। जैसे अभी जस्ट आप सबों ने देखा है कि अगर ये कोई आपका क्या है, अवतल दर्पण है, और ये क्या है इसका मुख्य अक्ष, तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी अगर कोई प्रकाश की किरणें इसके मुख्य अक्ष के समांतर होगी, ये दर्पण के फोकस से होकर के गुजर जाएगी। तो बस आपको यही चीज समझना है कि अवतल दर्पण में अगर कोई प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होगी तो वो क्या होगा? तो गुरुजी दर्पण के फोकस से होकर के गुजर जाएगी, और उत्तल दर्पण में फोकस से आता हुआ प्रतीत होगी। जैसे अगर आप कहेंगे कि सर ये हमारा उत्तल दर्पण है, तो ये क्या हो जाएगा? आप कहेंगे कि गुरुजी ये दर्पण का ध्रुव, ये क्या होगा? मुख्य अक्ष हो जाएगा। और यहाँ पे अगर ये मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें जाएगी तो परावर्तन होकर के ये इधर चला आएगा। लेकिन ये परावर्तित किरणें आपको लगेगा कि दर्पण के किसी बिंदु से आ रहा है, और वही बिंदु क्या होता है? उत्तल दर्पण के लिए फोकस बिंदु होता है। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे पहला रे डायग्राम में कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें अवतल दर्पण में फोकस से होकर के गुजर जाएगी, और उत्तल दर्पण में फोकस से आता हुआ प्रतीत होगी। साथ ही अगर हम लोग दूसरे रे डायग्राम की बात करें तो क्या कहते हैं कि फोकस की दिशा में आपतित किरणें। मेरे मित्र इसका जस्ट उल्टा हो जाता है। आप क्या देख रहे हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें आ रही है तो फोकस से होकर के गुजर जा रही है। और ध्यान देंगे कि अगर कोई प्रकाश की किरणें फोकस की दिशा में आपतित हो तो परावर्तित होकर के वो क्या हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। मतलब ये हुआ कि अगर ये आपका क्या है? अवतल दर्पण है। क्या है सर? अवतल दर्पण। और ये क्या है इसका? तो गुरुजी ये अगर इसका पोल हो तो ये क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर सेंटर ऑफ पॉइंट हो जाएगा, यानी कि सेंटर ऑफ कार्वेचर हो जाएगा, वक्रता केंद्र हो जाएगा। आप क्या कहेंगे कि सर ये वाला पॉइंट अगर फोकस हो, और इस स्टेटमेंट के अनुसार कि फोकस की दिशा में आपतित किरणें, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे एक प्रकाश की किरण है जो फोकस की दिशा में आपतित हो रही है, तो ये परावर्तित होकर के किधर जाएगा? आप कहेंगे गुरुजी ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे क्या कि अगर अवतल दर्पण में कोई प्रकाश की किरणें फोकस की दिशा में आपतित होती है तो परावर्तित वो कैसे हो जाती है? तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। आप कहेंगे कि गुरुजी ये उत्तल दर्पण में कैसे होगा? मेरे मित्र सेम होगा। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कि ये आपका उत्तल दर्पण है, तो इसका अंदर वाला भाग क्या होगा? कलैया रसदित। ये वाला पॉइंट P, ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा? तो गुरुजी ये वाला पॉइंट जो है C कहलाएगा, ये वाला पॉइंट F कहलाएगा। हम क्या कह रहे हैं कि अगर कोई प्रकाश की किरणें उत्तल दर्पण में फोकस की दिशा में आपतित हो, कहाँ हो सर? फोकस की दिशा में आपतित हो, तब उसका रे डायग्राम कैसे बनेगा? तो आप सभी कहेंगे कि सर मान लेते हैं कि यहाँ पे ये जो प्रकाश की किरणें हैं ये फोकस की दिशा में आपतित हो रही है, ये फोकस की दिशा में आपतित हो रही है। तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी ये आपतित तो हो रही है फोकस की दिशा में, लेकिन ये परावर्तित कैसे होगी? तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। कैसे होगी सर? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। और यहां से अगर आप क्या करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे एक लंब डालेंगे तो आप कहेंगे कि गुरुजी ये आपतन कोण हो जाएगा और ये परावर्तन कोण हो जाएगा। आप कहेंगे कि चलो सर इसको और इसको तो हमने समझ लिया, लेकिन ये बताओ कि वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरणें का डायग्राम हम लोग कैसे बनाएंगे? आसानी से बना सकते हैं, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस रे डायग्राम को बनाना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले रे डायग्राम की। आपका अगला रे डायग्राम क्या है कि वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरणें। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई प्रकाश की किरणें दर्पण के वक्रता केंद्र के अनुदिश जाएगी तो वो परावर्तित होकर के कहां से गुजरेगी, ये चीज आपको समझना है।
ध्यान देंगे। थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं कि ये क्या है, हमारा एक अवतल दर्पण है। क्या है? अवतल दर्पण है। तो जाहिर सी बात है कि इसका क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष होगा। ये वाला पॉइंट तो सर पोल कहलाएगा, ये वाला पॉइंट फोकस, और ये वाला क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र कहलाएगा। आपके स्टेटमेंट में क्या कहा जा रहा है कि अगर कोई प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित हो तो जाहिर सी बात है कि जो प्रकाश की किरण है वो कुछ इस डायरेक्शन में आएगी। ध्यान से देखेंगे कि प्रकाश की किरण आपका कुछ इस डायरेक्शन में आएगा। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि वक्रता केंद्र के अनुदिश जो भी प्रकाश की किरणें दर्पण में आती है या आपतित होती है वे सब के सब क्या होते हैं, दर्पण पे लंब होते हैं। और मैंने आपको पीछे के सेशन में बताया है कि अगर कोई भी प्रकाश की किरणें दर्पण पे लंबवत रूप में गिरे तो सर परावर्तन की जो प्रक्रिया होती है वो उसी माध्यम में हो जाती है। जैसे कि आप सबों ने समतल दर्पण में देखा था कि अगर कोई प्रकाश की किरणें लंब रूप से गिर रही है ये परावर्तित भी वैसे ही हो जा रही है। तो जाहिर सी बात है कि जब हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि वक्रता केंद्र के अनुदिश अगर कोई प्रकाश की किरणें आपतित होगी तो वो दर्पण पे लंब होगा, तो यहाँ पे भी परावर्तन क्या होगा, तो सर इसी डायरेक्शन में हो जाएगा। मतलब साफ है कि अगर कोई प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित होगी तो वो परावर्तित भी कहाँ से हो जाएगी, तो गुरुजी वक्रता केंद्र के दिशा में ही हो जाएगी। तो आप ये चीज ध्यान में रखेंगे। साथ ही आप कहेंगे कि सर हमारा तो अगला रे डायग्राम है ध्रुव की दिशा में आपतित किरणें, इसमें कैसे होगा। मेरे मित्र बड़ा ही सरल सा चीज है। यहाँ पे मान लेते हैं कि ये आपका कोई अवतल दर्पण है। क्या है? अवतल दर्पण है। तो जाहिर सी बात है कि ये क्या हो जाएगा, पोल होगा। ये क्या होगा, फोकस बिंदु होगा। ये क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, यानी कि वक्रता केंद्र होगा। स्टेटमेंट में क्या कहा जा रहा है कि अगर कोई प्रकाश की किरणें ध्रुव की दिशा में आपतित हो तो उसके लिए रे डायग्राम क्या होगा, बड़ा ही सरल है। ध्रुव की दिशा में आपतित होगा मतलब इस डायरेक्शन में होगा। और आप क्या कहेंगे कि गुरुजी अगर ये यहाँ पे इस तरह से आपतित हो रही है तो जाहिर सी बात है कि ये परावर्तित भी क्या हो जाएगी, इसी डायरेक्शन में हो जाएगी। और ध्यान में रखेंगे कि जब कोई प्रकाश की किरणें दर्पण पे ध्रुव की दिशा में आपतित होती है तब उसके लिए ये जो आपका मुख्य अक्ष होता है वो क्या हो जाता है, लंब हो जाता है। तो आप ये कह सकते हैं कि सर अगर ये लंब हो जाएगा यहाँ पे आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो बना हुआ कोण होगा वो क्या कहलाएगा, आपतन कोण कहलाएगा। और यहाँ पे आपका अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो बना हुआ कोण होगा वो क्या कहलाएगा, परावर्तन कोण कहलाएगा। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अगर कोई प्रकाश की किरणें दर्पण के ध्रुव की दिशा में आती है तो वो परावर्तित आपतन कोण बनाते हुए और परावर्तन कोण बनाते हुए हो जाती है। और उसका डायग्राम क्या होता है, तो गुरुजी कुछ इस तरह से होता है। आप कहेंगे कि चलो सर रे डायग्राम तो हमने समझ लिया, अब बताओ कि प्रतिबिंब कैसे बनता है। मेरे मित्र अब अगर आप प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे तो रियली में आपको मजा आ जाएगा, क्योंकि जो भी बेसिक कंसेप्ट चाहिए था वो सारे कंसेप्ट आपको मिल चुका है। आइए अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है। लेकिन उससे पहले अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इन सभी चीजों को नोट डाउन कर सकते हैं। पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है। इसको समझने से पहले आपको यह समझना होगा कि अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति क्या हो सकती है, यानी कि अवतल दर्पण में वस्तु को किस जगह पे रखा जाएगा तो उसका प्रतिबिंब देखने को मिलेगा। आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अवतल दर्पण में टोटल 6 ऐसा जगह है जहां पे अगर आप वस्तु को रखते हैं तो आपको उसका प्रतिबिंब दिखाई पड़ेगा। और वो 6 जगह कौन कौन सा है, तो पहला जगह है कि अगर आप वस्तु को अवतल दर्पण के पोल और फोकस के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब बनेगा। दूसरा है आपका अगर आप वस्तु को F पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तीसरा है अगर आप वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। चौथा है कि अगर आप वस्तु को फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। और पांचवा है कि अगर वस्तु को आप वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखते हैं तब उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। और छठा है कि अगर आप वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तब उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। मेरे मित्र इसी 6 स्थिति को आप सभी रटते रहते हैं, लेकिन आज के बाद से आपको रटना नहीं है, थोड़ा सा बोर्ड पे कंसंट्रेट कीजिएगा, सारी चीजें आप अपने आप समझ जाएंगे। ध्यान में रखेंगे कि हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं अपने पहले स्थिति से कि अगर वस्तु को अवतल दर्पण के पोल और फोकस के बीच रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। इसके लिए हमको क्या करना होगा, तो एक अवतल दर्पण का डायग्राम बनाना होगा। तो सर डायग्राम बना लेते हैं और इसका हम लोग एक नाम दे देते हैं। M और M डैश क्या है, हमारा एक अवतल दर्पण है। ध्यान देंगे कि सर ये क्या हो जाएगा, आप कहेंगे कि गुरुजी ये मुख्य अक्ष हो जाएगा। ये वाला पॉइंट क्या होगा, आप कहेंगे P यानी कि पोल हो जाएगा। ये वाला पॉइंट क्या होगा, आप कहेंगे फोकस। और ये वाला पॉइंट क्या होगा, आप कहेंगे वक्रता केंद्र। ध्यान देंगे कि पहले स्थिति में क्या कहा जा रहा है कि वस्तु को पोल और फोकस के बीच रखा जाए तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। मतलब साफ है कि वस्तु को अगर पोल और फोकस यानी कि यहाँ पे रखा जाए तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो लीजिए हम लोग यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लेते हैं A और B, इसका नाम दे देते हैं और इसको हमने क्या करा, अवतल दर्पण के पोल और फोकस के बीच रख दिया।
आप सभी क्या कहेंगे? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ऐसा स्थिति हो सकता है कि कोई प्रकाश की किरणें मुख अक्ष के समांतर आ रही होगी। बिल्कुल हो सकता है सर। जब हम लोग किसी भी प्रकाशीय स्रोत से प्रकाश के निगमन की बात करते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं कि प्रकाश हमेशा समूह के रूप में निकलता है, पुंज के रूप में निकलता है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कोई एक प्रकाश की किरण ऐसा होगा जो अवतल दर्पण के मुख अक्ष के समांतर होगा। और आप सभी ने अभी जस्ट सीखा है कि अगर कोई प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण के मुख अक्ष के समांतर होता है तो वो कहाँ से परावर्तित होता है? आप कहेंगे फोकस से परावर्तित हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा कि ये अगर प्रकाश की किरणें मुख अक्ष के समांतर है तो कहाँ से परावर्तित हो जाएगा? आप कहेंगे फोकस से होकर के परावर्तित हो जाएगा। अब सवाल यहाँ पे ये है कि प्रतिबिंब बनने के लिए तो हमको 2 रे चाहिए होता है, लेकिन यहाँ पे तो हमको एक ही रे मिला, तो हम लोग दूसरा रे क्या लेंगे? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी दूसरा रे हम लोग यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि अगर कोई प्रकाश की किरणें ऐसा हो कि वक्रता केंद्र के अनुदिश जाए, अगर कोई प्रकाश की किरणें ऐसा हो कि वक्रता केंद्र के अनुदिश जाए तो क्या होगा? वो उसी डायरेक्शन में परावर्तित भी हो जाएगा। ध्यान देंगे, अगर हम लोग यहाँ पे ये मान लें कि ये कोई आपका प्रकाश की किरण है जो क्या हो रहा है, तो सर वक्रता केंद्र के अनुदिश जा रहा है, तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी वक्रता केंद्र के अनुदिश कोई भी प्रकाश की किरणें अगर दर्पण पे आपतित होती है तो वो क्या होता है? लंब होता है। और परावर्तन भी इसका कैसे होता है? तो उसी डायरेक्शन में हो जाता है। यानी कि अगर ये इधर से जा रहा है तो परावर्तित होकर के इधर ही क्या होगा सर? लौट आएगा। आप सभी क्या देख रहे हैं? आप सभी देख रहे हैं कि यहाँ पे जो आपका दोनों परावर्तित किरण है वो कहीं पे भी मिल नहीं रहा है या फिर कहीं पे भी आपको मिलता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा है। आप क्या कहेंगे सर फिर प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? मेरे मित्र ध्यान देंगे कि अगर इस परावर्तित किरण को थोड़ा सा पीछे से बढ़ाया जाए और साथ ही साथ ये जो आपका परावर्तित किरण है इसको भी अगर थोड़ा पीछे बढ़ाया जाए तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी ऐसा लग रहा है ये दोनों जो परावर्तित किरण है वो पीछे किसी बिंदु पे मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। पीछे किसी बिंदु पे क्या हो रहा है? मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। और मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि यही बिंदु आपका क्या है? तो आपके वस्तु का प्रतिबिंब है, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? A डैश B डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वस्तु को अवतल दर्पण के पोल और फोकस के बीच रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो अवतल दर्पण के पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा? अवतल दर्पण के पीछे बनेगा। साथ ही क्या देख रहे हैं कि प्रतिबिंब जो है वो सीधा है, मतलब साफ है कि प्रतिबिंब कैसा होगा? काल्पनिक होगा, क्योंकि काल्पनिक प्रतिबिंब का नेचर होता है कि वो हमेशा कैसा बनता है? सीधा बनता है। और साथ ही साथ आप क्या देख रहे हैं कि वस्तु का आकार आपका इतना सा है लेकिन प्रतिबिंब का आकार इतना सा है, मतलब यहाँ पे प्रतिबिंब क्या बन रहा है? तो सर बड़ा बन रहा है। तो यही चीज तो आपको समझना होता है। आपके क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है कि अगर वस्तु को अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? आप कहेंगे दर्पण के पीछे बनेगा। कैसा बनेगा? तो सीधा है, काल्पनिक और सीधा बनेगा। और कैसा होगा? तो सर वस्तु के आकार से बड़ा होगा। तो आप चाहें तो इस चीज को यहाँ पे नोट करके लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसे होगी। तो आप सभी लिखेंगे क्या कि प्रतिबिंब जो है वो दर्पण के पीछे बनेगा, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। फिर क्या कहेंगे कि प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा होगा। प्रतिबिंब क्या होगा? काल्पनिक और सीधा होगा। और फिर क्या कहेंगे? फिर आप सभी कहेंगे कि गुरुजी जो प्रतिबिंब होगा वो वस्तु के आकार से बड़ा होगा, वस्तु के आकार से बड़ा होगा। आप ये 3 पॉइंट ध्यान में रखेंगे जब भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर वस्तु को अवतल दर्पण के पोल और फोकस के बीच रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा। कैसा होगा? काल्पनिक और सीधा होगा और वस्तु के आकार से बड़ा होगा। आप कहेंगे कि चलो सर पहला स्थिति तो हमने समझ लिया, लेकिन दूसरा स्थिति में कैसे बनेगा? आइए उसको भी समझते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इसको नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इन सभी चीजों को नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर वस्तु को अवतल दर्पण के फोकस पर रखा जाए तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ध्यान दीजिएगा, इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे? तो एक अवतल दर्पण का डायग्राम बनाएंगे। और डायग्राम बनाना अब आप सभी सीख गए होंगे। ये क्या होगा? आप कहेंगे कि गुरुजी मुख अक्ष हो जाएगा, ये वाला पॉइंट फोकस, ये वाला पॉइंट क्या होगा? वक्रता केंद्र। स्थिति के अनुसार वस्तु को कहाँ पे रखना है? तो गुरुजी F पर रखना है, यानी कि फोकस बिंदु पर रखना है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे कोई AB ऑब्जेक्ट को रख दे रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, AB क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है और आपने उसको कहाँ पे रखा? तो फोकस पे रख दिया। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी एक स्थिति ऐसी होगी कि सर यहाँ से एक प्रकाश की किरण मुख अक्ष के समांतर जा रही होगी। बिल्कुल सही सोच रहे हैं। ध्यान देंगे कि जब ये मुख अक्ष के समांतर होगी तो क्या होगा? आप कहेंगे सर फोकस से होकर के गुजर जाएगा।
तो लीजिए फोकस से होकर के गुजार दीजिए। साथ ही आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी ये भी तो हो सकता है कि एक कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र के अनुदिश जा रही होगी। बिल्कुल हो सकता है सर। और ध्यान देंगे अगर हम लोग यहाँ पे ये कहें कि एक कोई प्रकाश की किरण ऐसी होगी जो वक्रता केंद्र के अनुदिश जा रही होगी, तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी ये परावर्तित भी जो है वो उसी डायरेक्शन में हो जाएगा। ध्यान देंगे कि जब ये परावर्तित होगी तो ये आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये दूर कहीं किसी बिंदु पर जाकर के मिल रहा होगा एक दूसरे के साथ। आप क्या देख रहे हैं कि ये जो आपका परावर्तित किरण है और साथ ही साथ वक्रता केंद्र के अनुदिश जो प्रकाश की किरण गई है, तो परावर्तित भी तो आपका इसी मीडियम में हो जाएगा ना, इसी डायरेक्शन में हो जाएगा ना। तो आप क्या कहेंगे कि ये दोनों ही परावर्तित किरण जो है ऐसा लग रहा है कहीं दूर जाकर के किसी बिंदु पे मिल रहा होगा। और मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि कहीं दूर जाकर के ये किसी बिंदु पे जो मिल रहा होगा वो दर्पण के लिए क्या होगा, अनंत बिंदु होगा। क्या होगा, अनंत बिंदु होगा। आप कहेंगे कि सर इसका मतलब ये हुआ कि अगर वस्तु को अवतल दर्पण के फोकस पे रखा जाए तो प्रतिबिंब उसका अनंत पे बनेगा। क्या? बिल्कुल सही सोच रहे हैं। और आप सभी हमेशा ध्यान में रखिएगा क्या कि अगर वस्तु को अवतल दर्पण के फोकस पर रखा जाए, अगर वस्तु को अवतल दर्पण के फोकस पे रखा जाए तो अगर आप इस तरह से डायग्राम बनाएंगे तो दोनों ही परावर्तित किरणें अनंत के किसी बिंदु पर जाकर के मिलता हुआ प्रतीत हो रहा होगा या फिर मिल रहा होगा। तो आप ये आसानी से कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि जब वस्तु को अवतल दर्पण के फोकस पर रखा जाएगा तो प्रतिबिंब कहां पे बनेगा, अनंत पर बनेगा। कहां पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। और साथ ही साथ आप सभी ध्यान में रखना कि यहां पे जो प्रतिबिंब आपका अनंत पे बनेगा वो कैसा होगा। तो गुरुजी जाहिर सी बात है कि प्रतिबिंब हमारा ऊपर है और ये इधर नीचे बनेगा, तो जाहिर सी बात है कि ये उल्टा होगा। और जैसे ही उल्टा होगा तो ये क्या हो जाएगा, वास्तविक हो जाएगा। यानी कि प्रतिबिंब जो है आपका कैसा होगा, तो वास्तविक और उल्टा होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। और साथ ही साथ प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, तो ध्यान में रखिएगा कि प्रतिबिंब का आकार बहुत बड़ा होगा। तो आप इस चीज को भी यहां पे मेंशन कर लेंगे कि प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, बहुत बड़ा होगा। तो आप सभी हमेशा ध्यान में रखेंगे कि अगर वस्तु को अवतल दर्पण के फोकस पर रखा जाए, फोकस बिंदु पर रखा जाए, तब उसका प्रतिबिंब कहां पे बनेगा, अनंत पे बनेगा। कहां पे बनेगा, अनंत पे बनेगा। प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। और प्रतिबिंब का साइज क्या होगा, तो बहुत बड़ा होगा। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि इसका उल्टा भी सही होता है। आप कहेंगे सर इसका उल्टा बोले तो आप क्या देख रहे हैं कि अगर वस्तु को आप फोकस पे रख रहे हैं तो प्रतिबिंब कहां बन रहा है, अनंत पे बन रहा है। ध्यान में रखेंगे कि अगर वस्तु को अनंत पे रखा जाएगा तो प्रतिबिंब कहां पे बनेगा, फोकस पे बनेगा। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पे जो आपका तीसरा स्थिति मेंशन किया हुआ है कि अगर वस्तु को अनंत पर रखा जाए तब उसका प्रतिबिंब कहां पे बनेगा, तो आप सभी ध्यान में रख लेना कि अगर वस्तु को अनंत पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहां पे बनेगा, फोकस पे बनेगा। लेकिन सवाल यह है कि कैसे बनेगा, तो आइए उसको भी समझते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इसको नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इन सभी चीजों को नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर वस्तु को अनंत पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहां पे बनेगा। मेरे मित्र आप सभी यहाँ पे एक छोटा सा बात ध्यान में रखिएगा कि अगर कोई भी वस्तु अनंत पे रखा हुआ रहता है तो उससे जो प्रकाश की किरणें आती है वो समांतर किरण पुंज के रूप में आती है। यानी कि आप सभी ये कहते भी हैं कि गुरुजी जो सन से लाइट आती है अर्थ पे वो किस रूप में आती है, तो समांतर किरण पुंज के रूप में आती है। तो आप सभी हमेशा ध्यान में रखेंगे कि अगर कोई भी वस्तु आपका अनंत पे होगा तो उससे जो प्रकाश की किरणें आएगी वो किस रूप में आएगी, समांतर किरण पुंज के रूप में आएगी। सवाल यहाँ पे ये है कि अगर वस्तु को अनंत पे रखा जाए तो अवतल दर्पण में उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, तो एक अवतल दर्पण बनाना होगा। तो हम लोग एक अवतल दर्पण बना लेते हैं। ध्यान देंगे कि ये क्या हो जाएगा, आप कहेंगे कि गुरुजी ये दर्पण का ध्रुव हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, दर्पण का फोकस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, तो दर्पण का वक्रता केंद्र हो जाएगा। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी स्थिति के अनुसार वस्तु हमारा कहाँ पे है, अनंत पे है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से जो प्रकाश की किरणें आएगी वो क्या होगा, समांतर किरण पुंज के रूप में होगा। तो हम लोग यहाँ पे दो रे लेते हैं। एक आपका कुछ इस तरह से आ रहा है और एक जो है वो पोल के अनुदिश आ रहा है, यानी कि ध्रुव के अनुदिश आ रहा है। ध्यान देंगे आप क्या कहेंगे कि सर ये परावर्तित होकर के यहां से गुजर जाएगा और साथ ही साथ ये अगर पोल के अनुदिश आएगा, तो अभी जस्ट आपने बताया है कि कोई भी प्रकाश की किरणें अगर अवतल दर्पण में पोल के अनुदिश आता है तो वो परावर्तन कोण बनाते हुए क्या होता है, परावर्तित हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा कि जब ये परावर्तित होगा तो कुछ इस तरह से होगा। आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि जो आपका ये परावर्तित किरण है और ये परावर्तित किरण है, ये दोनों एक दूसरे को कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो गुरुजी फोकस के पास कर रहा है। कहां पे एक दूसरे को काट रहा है, तो फोकस के पास काट रहा है।
और आप क्या कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे जो ये दोनों ही परावर्तित किरणें मिल रही है, एक्चुअली में यही क्या है, प्रतिबिंब है, इमेज है। तो आप सभी क्या कहेंगे कि सर अगर वस्तु को अनंत पर रखा जाए, वस्तु को कहां पे रखा जाए, अनंत पे रखा जाए, तो अवतल दर्पण में उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस पर बनेगा। और प्रतिबिंब का नेचर कैसा होगा, तो आप कहेंगे सर उल्टा बन रहा है, तो मतलब वास्तविक होगा। और प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, तो आप सभी याद रखेंगे वस्तु से बहुत ही छोटा होगा। तो आप चाहें तो इस चीज को नोट भी कर सकते हैं कि जब वस्तु को अवतल दर्पण के अनंत पे रखा जाएगा तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, आप सभी याद रखेंगे कि प्रतिबिंब जो है वो बहुत छोटा बनेगा, प्रतिबिंब बहुत छोटा बनेगा। और क्या होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। क्या होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। और साथ ही साथ क्या होगा, तो गुरुजी फोकस पर बनेगा। कहां पर बनेगा, फोकस पर बनेगा। तो आप इस चीज को कंठाग्र कर लेंगे कि अगर वस्तु को अनंत पे रखा जाए तो अवतल दर्पण में उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो फोकस पर बनेगा और वस्तु के आकार से बहुत ही छोटा बनेगा। प्रतिबिंब कैसा होगा, तो वास्तविक और उल्टा होगा। और आप सभी इस चीज को भी ध्यान में रखेंगे कि अगर वस्तु को फोकस पर रखा जाए तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, और अगर वस्तु को अनंत पर रखा जाए तो प्रतिबिंब कहां पे बनेगा, फोकस पे बनेगा। आइए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर वस्तु को फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाए तब उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। लेकिन उससे पहले अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इन सभी चीजों को नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर वस्तु को अवतल दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहां पे बनेगा। ध्यान देंगे कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फिर से एक अवतल दर्पण बनाएंगे। तो लीजिए ये आपका अवतल दर्पण हो गया। ये क्या हो जाएगा, आप कहेंगे इसका मुख्य अक्ष, ये क्या हो जाएगा, पोल, ये वाला बिंदु तो सर फोकस, और ये वाला क्या होगा, तो गुरुजी वक्रता केंद्र हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि कहाँ पे रखना है, तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखना है। तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को रख दे रहे हैं सर, ये भी हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। आप कहेंगे कि सर एक प्रकाश की किरण तो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, तो सर मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो परावर्तित भी ये कैसे हो जाएगी, तो गुरुजी ये परावर्तित जो है वो फोकस से होकर के हो जाएगी। साथ ही आप क्या कहेंगे कि गुरुजी एक ऐसा स्थिति भी तो हो सकता है कि वक्रता केंद्र के अनुदिश भी कोई प्रकाश की किरण जा रही होगी, बिल्कुल हो सकता है सर। और जब हम लोग यहाँ पे वक्रता केंद्र के अनुदिश एक प्रकाश की किरण को लेंगे तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी ये जिस डायरेक्शन में जाएगा उसी डायरेक्शन में ये क्या हो जाएगा, रिटर्न भी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि अगर आप इसको खींच करके थोड़ा सा इधर मिलाएंगे तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी थोड़ा सा इधर मिलाने का मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं ये जो है ये वक्रता केंद्र और अनंत के बीच एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा होगा। ध्यान देंगे कि अगर आप ये कह रहे हैं कि वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रख रहे हैं तो एक प्रकाश की किरण आपने ऐसा लिया जो मुख्य अक्ष के समांतर है, मुख्य अक्ष के समांतर है, परावर्तित होकर के कहां से गुजर गई, फोकस से होकर के गुजर गई। और साथ ही आपने दूसरा ऐसा रे लिया जो कि वक्रता केंद्र के अनुदिश है, तो सर परावर्तित होकर के क्या होगा, इसी डायरेक्शन में आ जाएगा। और ये परावर्तित होकर के जब इस डायरेक्शन में आएगा तो आपको लगेगा कि ये वक्रता केंद्र से दूर किसी बिंदु पर क्या हो रही है, मिल रही है। वक्रता केंद्र से दूर किसी बिंदु पे क्या हो रही है, मिल रही है। और ये यहां पे जो मिल रही है यही आपका क्या है, ए डैश और बी डैश, तो प्रतिबिंब है किसका, वस्तु का। आप क्या देख रहे हैं कि अगर वस्तु आपका वक्रता केंद्र और फोकस के बीच है तो प्रतिबिंब उसका कहां पे बन रहा है, तो गुरुजी वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बन रहा है। अगर वस्तु आपका वक्रता केंद्र और फोकस के बीच है तो उसका प्रतिबिंब कहां पे बन रहा है, तो प्रतिबिंब गुरुजी वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बन रहा है। तो आप यहां पे लिख लेंगे प्रतिबिंब की प्रकृति में, प्रतिबिंब की प्रकृति में आप लिख लेंगे, क्या लिखेंगे कि अगर वस्तु आपका क्या हो, फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो प्रतिबिंब जो है वो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा। कैसा बनेगा, आप कहेंगे सर उल्टा है, तो जाहिर सी बात है कि वास्तविक और उल्टा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। और क्या कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे वस्तु का आकार छोटा है जबकि प्रतिबिंब का आकार क्या है, बड़ा है, तो आपका प्रतिबिंब क्या होगा, तो वस्तु से बड़ा होगा, वस्तु से बड़ा होगा। तो अगर आपको कोई ये पूछ दे कि जरा सा ये बताओ
कि अगर वस्तु को अवतल दर्पण के फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? आप कहेंगे वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा, वास्तविक और उल्टा होगा और वस्तु से बड़ा होगा। और साथ ही आप सभी ध्यान में रखना कि इसका उल्टा भी सही होता है। आपने क्या कहा कि अगर वस्तु को अवतल दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रख रहे हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बन रहा है। और जब वस्तु को आप वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखेंगे, यानी कि वस्तु को आप यहाँ पे रखेंगे, तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। आप कहेंगे कैसे बनेगा? तो आइए उसको भी समझते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इन सभी चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अवतल दर्पण में अगर वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखा जाए तब उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। ध्यान दीजिएगा, इसके लिए भी हम लोग को क्या करना होगा? एक डायग्राम बनाना होगा। तो मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है? अवतल दर्पण है। ये क्या हो जाएगा? तो गुरुजी इसका मुख्य अक्ष ये पोल हो जाएगा और ये क्या होगा? एफ हो जाएगा। ये क्या होगा? तो गुरुजी सी हो जाएगा। ध्यान देंगे कि आपको ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखना है? तो ऑब्जेक्ट को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखना है। तो जाहिर सी बात है कि आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखाएगा? तो सर ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे रखाएगा। तो मान लीजिए कि ए बी ऑब्जेक्ट है, वो कहाँ पे रखा हुआ है? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखा हुआ है, यहाँ पे रखा हुआ है। ध्यान देंगे कि आप क्या कहेंगे कि गुरुजी एक प्रकाश की किरण ऐसा होगा जो मुख्य अक्ष के समांतर होगा। अच्छा, जब ये मुख्य अक्ष के समांतर होगा तो परावर्तित कहाँ से होगा? आप कहेंगे सर फोकस से हो जाएगा। कहाँ से हो जाएगा? फोकस से हो जाएगा। तो लीजिए ये आपका फोकस से परावर्तित हो गया। साथ ही ध्यान देंगे सर यहाँ पे कि एक कोई प्रकाश की किरण ऐसी भी तो हो सकती है जो आपका इस वस्तु से निकल के वक्रता केंद्र के अनुदिश आ जाए। आप कहेंगे सर बिल्कुल हो सकती है। और जब ये वक्रता केंद्र के अनुदिश होगी तो परावर्तित भी कैसे होगी? तो सर वक्रता केंद्र की तरफ ही हो जाएगी। मतलब क्या हुआ कि गुरुजी अगर यहाँ से कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र के अनुदिश निकलेगी, वक्रता केंद्र के अनुदिश निकलेगी, तो हम लोग क्या कहेंगे कि सर जैसे ये जा रही है वैसे ही ये रिटर्न भी हो जाएगा। आप क्या देख रहे हैं? आप देख रहे हैं कि आपका ये परावर्तित किरण और ये परावर्तित किरण कहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है? तो गुरुजी इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? तो गुरुजी प्रतिबिंब जो है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा। तो आप सभी याद रखेंगे कि जब भी वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखा जाएगा, यहाँ पे हमने वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखा तो प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बन रहा है। प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? तो गुरुजी यहाँ पे उल्टा बन रहा है। तो क्या हो जाएगा? वास्तविक और उल्टा हो जाएगा। और साथ ही वस्तु का आकार आपका इतना बड़ा है जबकि प्रतिबिंब का आकार इतना बड़ा है, तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी प्रतिबिंब का जो आकार है वो वस्तु के आकार से छोटा है। तो आप सभी लिख लेंगे प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। तो आप सभी याद रखेंगे कि अगर वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा, और फोकस के बीच बनेगा। और साथ ही साथ क्या कहेंगे कि प्रतिबिंब जो होगा वो क्या होगा? वास्तविक और उल्टा होगा। वास्तविक और क्या होगा? उल्टा होगा। और क्या कहेंगे? और आप सभी कहेंगे कि गुरुजी प्रतिबिंब का जो आकार होगा क्या होगा? छोटा होगा। प्रतिबिंब आकार छोटा होगा। तो आप सभी हमेशा अपने माइंड में रखेंगे इस चीज को कि अगर वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? आप कहेंगे प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा। कैसा होगा? वास्तविक और उल्टा होगा। और सर प्रतिबिंब का आकार छोटा होगा। आप कहेंगे कि सर ये बताओ कि वक्रता केंद्र पर ही अगर वस्तु को रख दिया जाए तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? तो सर वक्रता केंद्र पे ही बनेगा। लेकिन कैसे बनेगा? तो आइए उसको भी डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इन सभी चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि अगर वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर हो तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ध्यान देंगे कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? एक अवतल दर्पण बनाएंगे और आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी ये मुख्य अक्ष हो जाएगा, ये पोल, और ये क्या होगा? एफ, और ये क्या होगा? तो गुरुजी सी होगा। क्या कहा जा रहा है कि अगर वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर हो, मतलब क्या कि वस्तु आपका यहाँ पे रखा हुआ हो, ए बी आपका ऑब्जेक्ट है जो कहाँ पे रखा हुआ है? तो वक्रता केंद्र पे रखा हुआ है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? आप क्या कहेंगे कि सर एक प्रकाश की किरण जो है वो हम मुख्य अक्ष के समांतर ले लेंगे
और ये कहाँ से गुजर जाएगा, आप कहेंगे कि गुरुजी ये फोकस से होकर के गुजर जाएगा। ध्यान देंगे कि एक प्रकाश की किरण आप ऐसा भी तो ले सकते हैं जो फोकस की दिशा में आपतित हो रहा हो, आप कहेंगे सर बिल्कुल ले सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से जब आप कोई प्रकाश की किरण फोकस की दिशा में लेंगे तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी आपने रे डायग्राम में बताया है कि अगर कोई प्रकाश की किरण फोकस की दिशा में आपतित होती है वो परावर्तित होकर के मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। कोई प्रकाश की किरण फोकस की दिशा में आपतित होती है तो परावर्तित होकर के क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर आ जाती है। तो लीजिए ये मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा तो आप सभी क्या कहेंगे, आप सभी कहेंगे कि कहीं ना कहीं ये जो इंटरसेक्ट कर रहा है गुरुजी ये थोड़ा सा पहले कर गया है, लेकिन ये एग्जैक्टली आपको कहाँ पे करेगा, तो वक्रता केंद्र पे करेगा। कहाँ पे करेगा, वक्रता केंद्र पे करेगा। और आप सभी ध्यान में रखेंगे कि यही पॉइंट आपका क्या कहलाता है, प्रतिबिंब कहलाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाए तो प्रतिबिंब उसका कहां पे बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। कैसा होगा, तो गुरुजी उल्टा है तो जाहिर सी बात है कि वास्तविक और उल्टा दोनों होगा। और प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, तो गुरुजी प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होगा। तो आप चाहें तो इसके प्रॉपर्टीज को भी लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। तो आप कहेंगे कि सर पहला चीज तो प्रतिबिंब जो है वो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। दूसरा, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होगा, वस्तु के आकार के बराबर होगा। और साथ ही आप क्या कहेंगे कि गुरुजी प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा होगा, वास्तविक एवं उल्टा होगा। तो कोई भी आपसे पूछे कि ये बताओ कि अगर वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाएगा तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, आप कहेंगे प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होगा और प्रतिबिंब कैसा होगा, तो गुरुजी वास्तविक और उल्टा होगा। मेरे मित्र ये 6 का 6 स्थिति आपका क्या था, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनना था। और अगर आपने इस पूरे जर्नी को अच्छे से समझा है तो मेरे ख्याल से अब आपको कहीं भी इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। आप कहेंगे कि चलो सर अवतल दर्पण को तो हमने अच्छे से समझ लिया, लेकिन ये बताओ कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो आइए उसको भी डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इन सभी चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनने की। मेरे मित्र हमेशा ध्यान में रखेंगे जब भी बात करी जाएगी उत्तल दर्पण में बने हुए प्रतिबिंब की तो आप सभी के माइंड में सिर्फ और सिर्फ इतना सा बात याद आना चाहिए कि उत्तल दर्पण में जब भी प्रतिबिंब बनेगा तो कैसा बनेगा, काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, यानी कि आभासी प्रतिबिंब बनेगा। हमेशा ध्यान में रखेंगे कि उत्तल दर्पण में जब भी इमेज बनेगा तो वो इमेज कैसा होगा, तो वो इमेज जो है आपका हर एक सिचुएशन में काल्पनिक होगा, यानी कि आभासी होगा। और क्या होगा, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि सीधा होगा। क्या होगा, सीधा होगा। और वस्तु के आकार से क्या होगा, छोटा होगा। ये 3 बातें आप सभी कंठाग्र कर लेंगे उत्तल दर्पण के बारे में कि उत्तल दर्पण से बना हुआ जब भी प्रतिबिंब हमारे सामने आएगा तो वो कैसा होगा, काल्पनिक होगा, सीधा होगा और छोटा होगा। अब आप कहेंगे कि गुरुजी इसमें प्रतिबिंब बनेगा कैसे, तो मेरे मित्र इसके लिए हम लोग 2 स्थिति को डिस्कस कर लेते हैं। पहला स्थिति, अगर वस्तु उत्तल दर्पण के ध्रुव और अनंत के बीच रखा हो तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, और अगर वस्तु अनंत पर रखा हुआ हो तब उसका प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में कहाँ पे बनेगा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो गुरुजी एक डायग्राम बनाएंगे। ध्यान देंगे कि ये आपका उत्तल दर्पण है तो जाहिर सी बात है कि इसके अंदर वाले भाग को क्या करेंगे, रचित करेंगे। आप क्या कहेंगे कि सर ये क्या हो जाएगा, तो ये उत्तल दर्पण का मुख्य अक्ष हो जाएगा, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। ये क्या होगा, आप कहेंगे सर पी पॉइंट हो जाएगा। और साथ ही साथ ये वाला पॉइंट क्या होगा, आप कहेंगे सर फोकस बिंदु हो जाएगा। और ये वाला पॉइंट क्या होगा, आप कहेंगे वक्रता केंद्र हो जाएगा, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा इसमें क्या कहा जा रहा है कि अगर वस्तु को उत्तल दर्पण में ध्रुव तथा अनंत के बीच रखा जाए तो पोल आपका ये हो गया, और पोल के बाद जो कुछ भी होगा वो क्या होगा, अनंत ही होगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि वस्तु को कहाँ पे रख रहे हैं, तो सर वस्तु को हम यहाँ पे रखते रहे। ध्यान देंगे कि ए बी वस्तु जो है वो कहाँ पे रखा हुआ है, तो ध्रुव तथा अनंत के बीच रखा हुआ है। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी एक प्रकाश की किरण ऐसी होगी जो मुख्य अक्ष के समांतर हो रही होगी,
एक प्रकाश की किरण ऐसी होगी जो मुख अक्ष के समांतर जा रही होगी, और आप क्या कहेंगे कि गुरुजी जब ये मुख अक्ष के समांतर जाएगी तो ये कुछ इस डायरेक्शन में परावर्तित हो जाएगी, और आपको क्या लगेगा कि ये जो परावर्तित किरण है ये दर्पण के पीछे फोकस बिंदु से आ रहा है। दर्पण के पीछे कहां से आ रहा है? फोकस बिंदु से आ रहा है। साथ ही आप सभी क्या कहेंगे? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी एक ऐसा स्थिति भी तो हो सकता है कि इस वस्तु से कोई एक प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र के अनुदिश जा रहा होगा। बिल्कुल हो सकता है, और ध्यान दीजिएगा कि जब आप यहां पे वक्रता केंद्र के अनुदिश की बात करेंगे, वक्रता केंद्र के अनुदिश की बात करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे हाथ इधर उधर हो गया, इसके वजह से आप लोग इसको सीधा बनाने की कोशिश करेंगे। वक्रता केंद्र के अगर ये अनुदिश जाएगा तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी ये जो लाइन है ये कुछ इस तरह का हो जाएगा, ये लाइन जो है ये कुछ इस तरह का हो जाएगा। और हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं ये जो हमारा परावर्तित किरण है, और चूंकि वक्रता केंद्र के अनुदिश जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि ये आपका परावर्तित भी इसी डायरेक्शन में हो जाएगा। तो आपका ये परावर्तित किरण और ये परावर्तित किरण दोनों इस जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है। कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है? इस जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है। और ध्यान में रखिएगा यही आपका वो जगह है जहां पे उत्तल दर्पण में क्या बन रहा है? प्रतिबिंब बन रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वस्तु को उत्तल दर्पण में ध्रुव और अनंत के बीच रखा जाए, अगर वस्तु को उत्तल दर्पण में ध्रुव और अनंत के बीच रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहां पे बनेगा? आप कहेंगे ध्रुव और फोकस के बीच बनेगा, ध्रुव और फोकस के बीच बनेगा। और साथ ही आप क्या देख रहे हैं कि गुरुजी वस्तु का आकार तो इतना बड़ा है लेकिन प्रतिबिंब हमारा इतनी सा है, मतलब प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो प्रतिबिंब छोटा बनेगा, प्रतिबिंब छोटा बनेगा। और क्या होगा? तो आप कहेंगे कि गुरुजी सीधा है, ये पहले ही बता रहा है कि प्रतिबिंब कैसा होगा? काल्पनिक होगा। और कैसा होगा? तो गुरुजी सीधा होगा। ये चीज आप कंठाग्र कर लेंगे कि उत्तल दर्पण में अगर वस्तु को ध्रुव तथा अनंत के बीच रखा जाए तो प्रतिबिंब ध्रुव और फोकस के बीच बनेगा, ध्रुव और फोकस के बीच बनेगा। प्रतिबिंब छोटा बनेगा, कैसा होगा? काल्पनिक या सीधा होगा। ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे लाइन जो है वो हाथ से इधर उधर करने में थोड़ा टेढ़ा हो गया है, लेकिन आप लोग जब आप अपनी कॉपी पे बनाएंगे तो आपका पेन का जो नीव है वो थोड़ा पतला रहता है, तो आपका सही डायग्राम बन जाएगा। और आप लोग सही डायग्राम बनाना। आप कहेंगे कि चलो सर इसको तो हम समझ लिए, लेकिन ये बताओ कि अगर वस्तु को उत्तल दर्पण में अनंत पे रखा जाए तब उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा? आइए उसको भी डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इसको नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इन सभी चीजों को नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर वस्तु को उत्तल दर्पण में अनंत पर रखा जाए तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ध्यान देंगे कि इसके लिए भी क्या करेंगे? एक उत्तल दर्पण बनाएंगे। ये क्या है? आपका उत्तल दर्पण है। ये क्या हो जाएगा? आप कहेंगे कि गुरुजी मुख अक्ष हो जाएगा। ये क्या होगा? तो पोल हो जाएगा। ये क्या होगा? तो गुरुजी फोकस बिंदु। और ये क्या हो जाएगा आपका? तो सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र हो जाएगा। क्या कहा जा रहा है कि अगर वस्तु को अनंत पर रखा जाए तो उत्तल दर्पण में उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ध्यान देंगे कि यहाँ पे पोल के बाद सारे बिंदु क्या हैं? तो अनंत हैं। हम लोग थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं या फिर एज्यूम कर लेते हैं कि वस्तु जो है वो हमारा यहाँ पे रखा हुआ है। ये भी हमारा वस्तु है जो हमारा यहाँ पे रखा हुआ है। आप क्या कहेंगे कि सर ऐसा संभव है कि एक प्रकाश की किरण मुख अक्ष के समांतर जा रही होगी? तो जाहिर सी बात है ये आपका इस डायरेक्शन में परावर्तित हो जाएगा, और आपको कैसा लगेगा कि ये जो परावर्तित किरण है ये कहीं ना कहीं दर्पण के पीछे ध्रुव से आ रही है। और साथ ही एक ऐसा सिचुएशन भी हो सकता है कि यहाँ से भी एक प्रकाश की किरण क्या हो रहा होगा? सर मुख अक्ष के समांतर हो रहा होगा। तो जाहिर सी बात है कि ये भी आपका परावर्तित कुछ इसी डायरेक्शन में हो जाएगा। और आप क्या कहेंगे कि गुरुजी ये परावर्तित किरणें भी कहीं ना कहीं क्या रह रहा है कि फोकस से आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि उत्तल दर्पण में अगर वस्तु को अनंत पर रखा जाए, उत्तल दर्पण में अगर वस्तु को कहाँ पे रखा जाए? अनंत पे रखा जाए, तो प्रतिबिंब उसका कहाँ पे बनेगा? फोकस पे बनेगा। कहाँ पे बनेगा? फोकस पे बनेगा। और प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा? बहुत ही छोटा होगा। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? तो आप कहेंगे कि गुरुजी एक चीज तो फिक्स रहेगा, काल्पनिक और सीधा होगा। और यहाँ पे चेंज क्या होगा? तो चूंकि वस्तु अनंत पे रखा जा रहा है और उसका प्रतिबिंब फोकस पे बन रहा है, और हमने बोला कि इसमें इस दर्पण में जब भी प्रतिबिंब बनता है वो छोटा बनता है, लेकिन जब वस्तु आपका अनंत पे रहेगा और उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा तो वो क्या होगा? बहुत ही छोटा होगा। तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी इस केस में प्रतिबिंब बहुत छोटा होगा। प्रतिबिंब क्या होगा? बहुत छोटा होगा।
और साथ ही साथ कहाँ पे बनेगा प्रतिबिंब, आप कहेंगे फोकस पर बनेगा। कहाँ पे बनेगा, फोकस पर बनेगा। और साथ ही मेरे मित्र आप सभी ये भी ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह आपका ये वाला पार्ट होता है और ये वाला पोर्शन क्या हो जाता है, दर्पण का पीछे वाला भाग होता है। तो आप हमेशा ये भी ध्यान में रखेंगे कि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा कहाँ पे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। तो आप चाहें तो इस चीज को नोट करके लिख लेंगे। आप देखे होंगे दोनों ही केस में जब आपने वस्तु को ध्रुव तथा अनंत के बीच रखा तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे पोल और फोकस के बीच बना, और जब वस्तु को आपने अनंत पे रखा तो प्रतिबिंब कहाँ पे बना, तो उत्तल दर्पण के फोकस पे बना। तो आप इस चीज को यहाँ पे मेंशन कर लेंगे कि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण के पीछे बनता है। तो अगर आपको प्रतिबिंब से संबंधित इतना सा कंसेप्ट मालूम है तो मेरे ख्याल से आपको इसको रटने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, और जब भी इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा आप उसका जवाब आसानी से दे देंगे। और मेरे मित्र उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक के जो भी कंसेप्ट थे उसको आप आसानी से समझ पाए होंगे। अब आपको प्रतिबिंब बनाने में या प्रतिबिंब को याद करने में किसी भी तरह की कठिनाई महसूस नहीं होगी। साथ ही उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगली वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।